आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन डार्क सीक्रेट्स के बारे में जो शायद ही आपको पता हो। ये सीक्रेट्स उनके जिंदगी के छुपे हुए पहलुओं को दिखाते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ये कहानी कई जगह पर सुनने को मिलती है कि एक तांत्रिक या साधु ने जवाहरलाल नेहरू के जन्म के बारे में कुछ भविष्यवाणी की थी। जब स्वरूपनी नेहरू की मां गर्भवती थी, मोतीलाल नेहरू और उनकी पत्नी एक बार गंगा में स्नान करने गए थे। वहां एक सन्यासी ने उन्हें देखा और भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जो बच्चा स्वरूपनी के पेट में है वो एक राक्षस होगा। अगर उसका जन्म हुआ तो देश के लिए हानिकारक होगा। उस सन्यासी ने मोतीलाल को ये भी कहा था कि अगर जरूरत होने से अपनी पत्नी को जहर देकर इस गर्भ को खत्म करना होगा ताकि देश को उस बच्चे से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। ये कहानी पुरानी है और इससे भविष्यवाणी और पुरानी सांप्रदायिक कहानियों के रूप में जाना जाता है। इसके सच्चाई को लेकर कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है। नंबर 2, बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत की पार्टीशन का मुख्य कारण नेहरू थे। ऐसा कहा जाता है कि भारत की आजादी के वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन नेहरू ने उन्हें ये सीट छोड़ने का मना कर दिया। इसके बाद जिन्ना ने ये घोषणा की थी कि अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता तो वो मुसलमानों के लिए एक नया देश बनाएंगे। इस प्रकार पाकिस्तान का जन्म हुआ। जिन्ना के लिए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और नेहरू के साथ उनके राजनीतिक टकराव ने पार्टीशन का रास्ता बना दिया। यदि दोनों के बीच समझौता होता तो शायद ये कठिन और अनावश्यक डिवीजन नहीं होता। नंबर 3, जिन्ना ने जब पाकिस्तान को अलग किया और उससे एक इस्लामिक देश बनाया तो उसने कभी भी हिंदू सोवरेन कंट्री के लिए बात नहीं की थी। उनका मकसद था कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग राष्ट्र हो जहां उनकी धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट के रूप में देखा, लेकिन हिंदुओं के लिए अलग देश बनाने का उन्होंने कभी भी ना तो विचार किया और ना ही उसकी मांग की थी। नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने शक्ति का उपयोग करके आर्टिकल 306A को पास किए, जो आखिरकार आर्टिकल 370 का स्रोत बना, जिसमें कश्मीर को विशेष अधिकार दिया गया। नंबर 5, भारत ने 1950 में चाइना के साथ हुए संघर्ष में अपना मौका खो दिया था। उसकी नरम रणनीति और चीन के प्रति अपनी वफादारी के कारण भारत की आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में इंडियन आर्म के फोर्सेस के पहला कमांडर इन चीफ जनरल रॉबर्ट लॉकहार्ट पंडित नेहरू के पास एक पेपर लेकर आया था जिसमें इंडियन आर्मी के विकास के लिए एक रणनीति योजना थी। पेपर देखकर पंडित नेहरू ने जवाब दिया कि हमें एक डिफेंस प्लान की जरूरत नहीं है। हमारी नीति अहिंसा यानी नॉन वायलेंस है। हम किसी भी सैनिक खतरे का कल्पना नहीं करते। आर्मी को हटा दो। पुलिस हमारे सुरक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। नंबर 6, पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्टेट फनरेल के लिए जो गन कैरेज इस्तेमाल किया गया था वो पहले महात्मा गांधी के फनरेल के लिए इस्तेमाल किया गया था और बाद में भी मदर तेरेसा के स्टेट फनरेल में भी उसका उपयोग किया गया था। नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। वो भारत के पहला प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 20वीं सेंचुरी के एक बड़े हिस्सा तक इंडियन पॉलिटिक्स में अपना प्रमुख योगदान दिए। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई और 1947 में भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के बाद से लेकर 1964 में अपने देहांत तक देश के ताकतवर नीति और विकास को आगे बढ़ाए। नंबर 7, पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत 27 मई 1964 को एक हार्ट अटैक की वजह से हो गया था। लगभग 15 लाख लोग उनकी अंतिम यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। नंबर 8, नेहरू जैकेट का नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है, जो अपने वेस्टर्न वार्डरोब को त्याग कर इस अतरे को पहनते थे। इस जैकेट में खास तरह की स्टैंड अप कॉलर होती थी जो इसे वेस्ट कोट्स या सूट जैकेट से अलग बनाती है और ये जैकेट कुछ भारतीय नेताओं के लिए फॉर्मल वेयर का पसंदीदा ऑप्शन बन गई। नंबर 9,
उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनवान बैरिस्टर थे जो कश्मीरी पंडित परिवार से थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन में 2 बार राष्ट्रपति के रूप में सेवा की थी। उनकी मां स्वरूप रानी तुसु प्रसिद्ध कश्मीर ब्राह्मण परिवार से थी और पाकिस्तान के लाहौर में बसी हुई थी। वो मोतीलाल की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई थी। नंबर 10, जवाहरलाल नेहरू ने 26 साल की उम्र में एक 17 साल की कश्मीरी ब्राह्मण लड़की कमला कौल से शादी की थी। उनके पिता एक प्रसिद्ध व्यावसायिक थे ओल्ड दिल्ली में। राजपति और जवाहरलाल कौल उनके माता पिता थे। उनका विवाह 7 फरवरी 1916 को हुआ था। कमला को ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी और उनका देहांत 28 फरवरी 1936 को स्विट्जरलैंड में हो गई। नंबर 11, नेहरू ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से अपनी ग्रेजुएशन की थी और फिर इनर टेम्पल में लॉ की पढ़ाई की थी। भारत लौटने पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दफ्तर खोले थे, परंतु बाद में देश की राजनीति में अपना योगदान देने लगे। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति उनका लगाव उनके युवा काल से ही थी और वो 1910 के दौरान इंडियन पॉलिटिक्स में प्रमुख नेता के रूप में उभरे। नंबर 13, 1920 के दौरान नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेफ्ट विंग श्रेणी में अपना प्रमुख योगदान दिए और धीरे धीरे पूरे कांग्रेस के नेता बन गए। उनकी महानता के चलते गांधी जी ने भी उन्हें अपना मार्गदर्शक माना। 1929 में कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने पूरी आज़ादी की मांग की थी और कांग्रेस को लेफ्ट विंग की ओर अग्रसर किए। उन्होंने 1951, 1957 और 1962 में भारत में लगातार विजय हासिल की और उनकी लोकप्रियता चीन इंडियन वॉर के बाद भी बरकरार रही और उनका जन्मदिन चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। नंबर 14, भारत के पहला प्रधानमंत्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में नेहरू ने मॉडर्न भारत के गवर्नमेंट और पॉलिटिकल कल्चर को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा दिए जिससे गांव-गांव तक बच्चों तक पढ़ाई पहुंच सकती थी। नेहरू के एजुकेशन पॉलिसी को ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसा एम्स, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना का क्रेडिट दिया जाता है। नंबर 16, नेहरू के बारे में कुछ ऐसा भी कहानियां रही है जो उनकी पर्सनल जिंदगी और रिश्तों से जुड़ी हुई है। सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू के साथ उनका एक रिश्ता था जिसे कुछ लोग प्रेम संबंध के रूप में देखते हैं और ये भी कहा जाता है कि नेहरू ने पद्मजा नायडू को बंगाल की गवर्नर के रूप में नियुक्त किए थे। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी कहती है कि नेहरू ने अपने बेडरूम में पद्मजा नायडू के फोटो को भी रखते थे जो उनकी बेटी इंदिरा नेहरू को पसंद नहीं आता था और वो अक्सर उससे हटा देती थी। ये भी बात कही जाती है कि इसी वजह से नेहरू और इंदिरा के बीच कुछ टेंशन्स भी थी। नंबर 17, ये बात कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के जन्म स्थल इलाहाबाद में जो 77 मिर्जान में स्थित था वहाँ एक स्मारक नहीं बनाया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये क्षेत्र एक पुराना रेड लाइट एरिया है और यहाँ एक पुराना ब्रूतल हाउस भी था। ऐसा काफ़ी कहानियाँ और स्पेक्टेकुलेशन इस स्थान से जुड़ी हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि जवाहरलाल नेहरू के जन्म के समय ये स्थान उनके परिवार के लिए एक अलग स्थान था और यहाँ से बदलने के बाद ये जगह किसी और काम के लिए इस्तेमाल होती रही। मोतीलाल नेहरू ने अपने घर के इस जगह को एक प्रोस्टिट्यूट लीला जान को बेच दिए थे और इसी स्थान को इमामबाड़ा के नाम से जाना गया। मोतीलाल नेहरू और उनकी परिवार बाद में आनंद भवन में शिफ्ट हो गए थे। नंबर 18, उन्होंने 1950 में इंडियन की परमानेंट मेंबरशिप के लिए UN का ऑफर भी नहीं एक्सेप्ट किए थे और ये मेंबरशिप चाइना को दे दी। नंबर 19, बहुत कम लोगों को ये पता है नेहरू का दिल्ली से गहरा संबंध था। उनके दादा गंगाधर पंडित 1857 से युद्ध से पहले दिल्ली के अंतिम कोतवाल थे। बाद में 1861 में उन्होंने अपने परिवार के साथ आगरा में बसना शुरू किए। नंबर 20, जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक कश्मीरी मित्र को अपना ब्लड ब्रदर कहा करते थे। 1937 में पहली बार उनकी मुलाकात शेख अब्दुल्ला से हुई जो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे।
शेख अब्दुल्ला उस समय ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता थे और उनकी पार्टी महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर के राज्य के शासक थे। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच एक गहरी दोस्ती का संबंध थी। नंबर 21, 1949 में टोक्यो के दौर के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने जापानीज बच्चों को एक हाथी का उपहार दिए थे। इस हाथी का नाम इंदिरा रखा गया। ये घटना भविष्य में भारत और जापान के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन गई। नंबर 22, जवाहरलाल नेहरू को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए लगभग 11 बार नामांकित किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि इससे भी ज्यादा बार, लेकिन उन्हें ये विश्व प्रसिद्ध सम्मान नहीं मिल सका। नोबेल फाउंडेशन जो ये पुरस्कार प्रदान करती है 1950 के दशक में नेहरू के नाम पर चर्चा करती रही। नेहरू के राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जी को भी 5 बार नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। नंबर 24, बहुत लोग ये जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू को भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई बार जेल भेजा गया था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के लगभग 10 साल जेल में ही बिताए आज़ादी के लिए। नेहरू को कुल मिलाकर 9 बार गिरफ्तार किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें लगभग 3259 दिनों तक जेल में रखा गया था, जो कि उनके जीवन के करीब 1 दशक के बराबर है। नंबर 24, माना जाता है कि नेहरू को स्मोकिंग काफी पसंद थी। मशहूर सिगरेट की ब्रांड 555 उनकी पसंदीदा ब्रांड मानी जाती है। पब्लिक में पंडित नेहरू की कई तस्वीरें हैं जहां उन्हें सिगरेट पीते हुए देखा जा सकता है। नंबर 25, भारतीय संविधान को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तैयार किए थे, लेकिन आर्टिकल 44 को संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव पंडित नेहरू ने रखा था, जो भारत को सेकुलर स्टेट के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता था। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।